कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पहला क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। बहुत सरल सा सवाल था, इसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया था, मगर मुझे भरोसा है आप लोग शायद जल्दीबाजी में गड़बड़ी कर आ गए होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन भी है कि आप में से कोई भी गलत नहीं करके आया होगा। अधिगम के प्रकार कितने हैं, मतलब 4 ऑप्शन हैं, हर एक तरह का अधिगम की से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत, एक बात कही गई है और उसके साथ दिया गया है उस व्यक्ति का, उस मनोवैज्ञानिक का नाम जो उससे जुड़े हुए हैं। सो पहली बात ये कह रहे हैं कि अधिगम के प्रकार जो है वो किन ने दिए। कोहलर, अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रॉजर्स, सामाजिक अधिगम गैने, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम बांडुरा, ये बात कही गई है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही है। अधिगम के प्रकार हम सभी जानते हैं गैने द्वारा दिए गए हैं। गैने ने 8 अधिगम के प्रकार दिए हैं। सामाजिक अधिगम है वो हम सभी जानते हैं, बांडुरा साहब ने दिया है, बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम ये कोहलर का एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने सुल्तान नाम के एक वनमानुष पर किया था कैनरी आइलैंड में। इसको अपने बहुत अच्छे से पूरी एक वीडियो के साथ समझा था। सो कार्ल रॉजर्स जो है उन्होंने अनुभवजन्य अधिगम दिया था, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। ये लर्निंग जो है वो कार्ल रॉजर्स द्वारा दी गई थी। कार्ल रॉजर्स जो है इन्हें मानवतावादी जो मनोवैज्ञानिक का जो सिद्धांत है, जो मनोवैज्ञानिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, उस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है कार्ल रॉजर्स को। और मानवतावाद, मनोवैज्ञानिक माफ कीजिएगा, मानवतावाद जो आपकी साइकोलॉजी है, मानवतावाद साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कार्ल रॉजर्स को कहा जाता है। और कार्ल रॉजर्स के साथ साथ मास्लो जो हैं, मास्लो को कहा जाता है इसका आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। आइए, पहला क्वेश्चन था, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, स्वानुभव, स्वचिंतन या फिर स्वक्रिया। इनमें से क्या चीज है जो अधिगम के लिए आवश्यक है, ये हमारा सवाल यहां पर पूछ रहा है। आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, अधिगम की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि अनुभव और अभ्यास के द्वारा क्या होगा, आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी चिंतन यदि देखने को मिले तो उसे अधिगम कहेंगे। तो स्वानुभव कहने का अभिप्राय क्या है कि अधिगम किस किस चीज के जरिए हो सकता है। तो अधिगम स्वानुभव यानी अपने अनुभव के जरिए भी होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम आप चिंतन के जरिए भी करते हैं, चिंतन के जरिए भी किसी ना किसी चीज को सीखते समझते हैं, यस। अधिगम स्वक्रिया यानी फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए भी करते हैं, कोई ना कोई आप क्रिया करते हैं उसके जरिए भी होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा मान लीजिए परामर्श के जरिए अधिगम हो सकता है, निर्देश के जरिए अधिगम हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए अधिगम हो सकता है। मतलब हम सारी उन चीजों को इसके अंदर केटर कर सकते हैं। सो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 व 3। अभी मैं आपके कमेंट नहीं ले पाऊंगा सविता जी, बिल्कुल आपके पास कॉल नहीं आया है, कोई बात नहीं सविता जी। एक बार हम ये क्वेश्चन आंसर सारे कर लें, उसके बाद हम एक बार फिर से बात कर लेंगे आप सभी से, ठीक है। एक पूरा मोमेंटम बना हुआ है, एक बार ये सारे सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। आप सभी एक बार तसल्ली से जुड़े रहिए, मैं आपके कमेंट्स अभी नहीं पढ़ पाऊंगा। आइए फिर से जुड़ते हैं साथ में और देखते हैं कुछ अच्छे सवालों को। अगला क्वेश्चन, आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह बात कही है। आप सभी जानते हैं यह सवाल, इस प्रश्न का उत्तर है क्रो एंड को। क्रो एंड क्रो वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस प्रश्न का इस परिभाषा को दिया है अधिगम की। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। इसके अलावा हम 3 लाइनें और इसमें दी हुई हैं, इनको और देख लेते हैं। जैसे किंग्सले हैं, गेट्स हैं और क्रॉनबैक हैं। तो किंग्सले तो कोई ऐसे मनोवैज्ञानिक है ही नहीं, किम्बले नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। ये शब्द में भी जो एरर दिया गया है उसके पीछे रीजन यही है कि आप लोग जो हैं, कई बार हम परिभाषा तो याद कर लेते हैं लेकिन जिस मनोवैज्ञानिक ने वो परिभाषा दी है हम उस मनोवैज्ञानिक का नाम भूल जाते हैं। इसलिए किम्बले जो है उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने क्या कहा था कि पुनर्बलित अभ्यास के फल स्वरूप, याद रखिएगा, पुनर्बलित अभ्यास के फल स्वरूप व्यवहार जनक क्षमताओं में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। याद कर लीजिए अभी साथ ही साथ, पुनर्बलित अभ्यास के फल स्वरूप व्यवहार जन्य क्षमताओं में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यह बात किसने कही थी, किंग्सले ने, यह बात किंग्सले ने कही थी। वहीं गेट्स कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, किसके द्वारा, अनुभव
किंग्सले इसका सही जवाब नहीं, आप लोग सोचने लग जाओ कि किंग्सले पे टिक लगा रखा है सर ने। अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है उसको गेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गेट्स उसको अधिगम मानते हैं, और अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आया, व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा अभ्यास के परिणाम स्वरूप, वो क्रोनबैक कहते हैं कि अधिगम है। मोर और लेस बात वही है, हमने पहली क्लास में ये किया था। सोनिया जी कह रहे हैं चेक करो। क्या चेक करें सोनिया जी? फिर से आ जाते हैं। किम्बले ने क्या कहा था, गेट्स ने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो इस प्रश्न का उत्तर है। वहीं क्रोनबैक कहते हैं अभ्यास। सबने मोर और लेस अभ्यास पर ही जोर दिया है। और जब हम एक विशेष परिभाषा जब हम देखते हैं अधिगम की, तब हमने क्या पढ़ी थी कि अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अधिगम कहलाते हैं। यह हमने एक स्टेटमेंट देखा था, यह हमने एक चीज पढ़ी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान या परिपक्वता? बहुत ज्यादा डिटेल में हमने इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया था, और डिस्कशन करते हुए हम इस उत्तर पे पहुंचे थे कि परिपक्वता जो है, परिपक्वता अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित जरूर करती है, लेकिन परिपक्वता अधिगम का परिणाम नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी दी आंसर। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण को हमने काफी पहले भी डिस्कस किया था। उदाहरण क्या है? उदाहरण बेहद सरल है कि परिपक्वता और अधिगम क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं? बिल्कुल, परिपक्वता और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। एक जमाने में मनोवैज्ञानिक इन दोनों को एक मान लिया करते थे, लेकिन अभी इनमें बहुत व्यापक अंतर है। परिपक्वता का अभिप्राय उस शारीरिक क्षमता से है जो किसी भी कार्य करने के लिए आपके अंदर अनिवार्यतः मौजूद रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा हूं वो आपको समझ में आ गई होगी बात। आपके अंदर जो शारीरिक क्षमता किसी कार्य को करने के लिए अनिवार्यतः मौजूद होनी चाहिए, वो आपकी परिपक्वता है। लेकिन अधिगम जो है वो बहुत अलग चीज है। मान लीजिए मैं लिखना सीख रहा हूं, तो यह आवश्यक है कि मेरी उंगलियां इतनी परिपक्व हो कि मुझे पेंसिल पकड़ने में आ जाए, मैं पेंसिल अच्छे से पकड़ सकूं। लेकिन मैं पेंसिल पकड़ रहा हूं, यह मेरे अंदर परिपक्वता है, इसका मतलब मुझे लिखना भी आ गया, इसका मतलब मुझे पढ़ना भी आ गया। यह जरूरी नहीं है, यह किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा। तो क्लियर हो गया ये? आप चीजों को, मैं अक्सर मेरे एग्जाम्पल्स में भी ये बताने की कोशिश करता हूं, मैं आपसे भी यही रिक्वायरमेंट रखता हूं कि आप चीजों को अपने निजी जिंदगी से जोड़िए। वो जो किताबों में, परीक्षाओं में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको छोड़िए। अपने निजी जिंदगी के एग्जाम्पल्स से जब आप इन चीजों को रिलेट करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्या है भाई प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित? प्रोत्साहन, बिल्कुल प्रोत्साहन से हमें प्रेरणा मिलती है। प्रोत्साहन एक प्रकार का प्रेरक है। आवश्यकताएं, नीड, जिसकी हमने बात की थी। और जब हम बात करते हैं मोटिवेशन साइकिल की, जिसके अंदर आवश्यकताएं हैं, जिसके अंदर आपका प्रोत्साहन है, जिसके अंदर आपकी ड्राइव है, अंतर्नो जिसे हम कहते हैं, ये सारी उस मोटिवेशनल साइकिल के घटक हैं, और ये सभी मिलकर आपके प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। सो प्रबल प्रेरणा ये भी अपने आप में एक प्रेरक का काम करती है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत सरल सा सवाल था ये, और आप सभी ने इसका उत्तर अब भी सही दे रहे हैं, और उस वक्त भी मुझे लगता है 24 तारीख को भी सबने सही दिया होगा इसका उत्तर। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने में प्रभावशाली घटक है। याद कीजिएगा, जब अभिप्रेरणा का पहला लेक्चर हमने लिया था, जिसके अंदर हमने पीथड़ और पाथड़ भी पढ़ी थी साथ में, उस लेक्चर के अंदर इस सवाल को लिया गया था, और मेरे ख्याल से सभी ने इसको तो सही किया ही होगा कि भाई सीखने का घटक क्यों है। जब बात ही सीखने की कर रहा है तो ऑप्शन में क्या कह रहा है? ये शीघ्र सीखता है, यही उत्तर होगा इसका। जाहिर सी बात है, आप चीजों को रिलेट कीजिए, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक शीघ्र सीखता है। इज इट ओके? क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। देखिए,
यह सवाल बहुत सरल सवाल है। अधिगम की परिभाषा को समझिए और फिर बाकी चीजों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि अधिगम मतलब लर्निंग हर क्षण में होती है। हर एक मोमेंट जो है उसमें व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ लर्न करता है। हम क्लास में पढ़ रहे हैं, यह भी एक लर्निंग है। हम गलतियों से सीखते हैं, यह भी एक लर्निंग है। हम किसी व्यक्ति को देखकर सीखते हैं, वो भी लर्निंग है। हमारे अंदर सूझ के द्वारा कोई चीज आती है, वो भी अपने आप में लर्निंग, वो भी अपने आप में अधिगम है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से सबसे उपयुक्त उद्देश्य लर्निंग का, आपके अधिगम का क्या है, सीखने का क्या है? तो स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना, यह तो पॉसिबल नहीं है। भाई सुल्तान को कोई रोजगार नहीं चाहिए था, मैं कह सकता हूं, पुराने उदाहरण से ही समझ सकते हैं ना हम। या फिर स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उस चूहे को कोई रोजगार नहीं चाहिए था। ये दो तो कट गए। फिर सामाजिक और राजनीतिक चेतना, उन दोनों की भी कोई राजनीतिक चेतना नहीं थी, इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो इसलिए कट गए। अब ये जो दो ऑप्शन है ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। वैयक्तिक समायोजन यानी व्यक्ति का स्वयं का समायोजन, हम जरूर मानते हैं कि व्यक्तिगत समायोजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है अधिगम के लिए। अधिगम के एक बहुत महत्वपूर्ण जो उद्देश्यों में से आ जाता है कई बार, अगर हम सोचें तो व्यवहार का रूपांतरण। लेकिन अगर हम दोनों में, इस प्रश्न ने अपने आप कह दिया है कि सबसे उपयुक्त कौन सा है, सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो इसका मतलब यह तय है कि अधिगम की जो परिभाषा हमने इससे पहले भी पढ़ी थी, क्या थी कि अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार के अंदर कैसा परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो व्यवहार का रूपांतरण जो है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7 का। आइए आगे बढ़ते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। इससे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपसे एक छोटा सा 1 मिनट का टेस्ट ले रहा हूं, ताकि मैं उस बीच में आपके कोई कमेंट्स अगर बीच में आए तो वो भी पढ़ लूंगा। जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करके कुछ और बताएंगे। वो मुझे पहली चीज तो ये बताएंगे कि संकेत अधिगम दिया हुआ किस व्यक्ति का है, और दूसरी बात उस व्यक्ति ने कितने प्रकार के अधिगम दिए हैं। चलिए बताइए मुझे, पहली चीज संकेत अधिगम दिया हुआ किसका है, और दूसरी चीज उस व्यक्ति ने कितने प्रकार के अधिगम दिए हैं। बहुत सही, बहुत सही, आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं, आप सभी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए, गैने साहब जो हैं उन्होंने अधिगम सोपानी की दी है। हमने जो लर्निंग हिरार्की जो समझी थी वो गैने की दी हुई है, और उसमें उन्होंने ये सारी बात कही थी, उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी कि अधिगम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। उन्होंने 8 तरह के अधिगम बताए थे। एक बार उनके नाम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था, संकेत अधिगम। उसके बाद उन्होंने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया। उसके बाद उन्होंने दिया था श्रृंखला। उसके बाद उन्होंने दिया था शब्द साहचर्य। याद है, ये 4 जो थे, ये मैंने कहा था कि गैने जब अधिगम सोपानिकी को डिफाइन कर रहे थे तो ये उन्होंने कहा था ये अधिगम के व्यवहारात्मक पक्ष हैं, ये अधिगम के व्यवहारात्मक पक्ष हैं। और उन्होंने कहा था कि उसके बाद जो 4 आएंगे वो कुछ संज्ञानवादी पक्ष होंगे। यहां से व्यवहारात्मक पक्ष से व्यक्ति संज्ञानवादी पक्ष की ओर टिल्ट करना शुरू कर देता है। याद है क्या था? फिर विभेद, फिर संप्रत्यय, फिर सिद्धांत, और अंत में समस्या समाधान। ये वो 8 थे तरीके, ये जो 8 प्रकार के अधिगम जो हैं वो रॉबर्ट गैने ने बताए थे। और जब हमने इसे डिस्कस किया था तब भी हमने ये बात कही थी
कि रॉबर्ट गैने ने जब संकेत अधिगम को समझाया था तो उन्होंने कहा था, जो पहला अधिगम उन्होंने कहा था वो शास्त्रीय अनुबंधन के करीब है। जो पावलव की क्लासिकल कंडीशनिंग वाला जो अधिगम है उसके बहुत करीब माना जाता है गैने का संकेत अधिगम। तो इसलिए बताइए इसमें से कौन सा उत्तर होगा? पारंपरिक अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक और चीज मैं यहां पर बता दूं कि रॉबर्ट गैने ने जो दूसरा पार्ट बताया, दूसरा जो प्रकार बताया था लर्निंग का, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया लर्निंग कहते हैं, वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट लर्निंग हम कहते हैं, स्किनर द्वारा दिया गया है, उसके बहुत करीब बताया जाता है। ठीक है, क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है, प्रश्न संख्या 9, विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से। तो जाहिर सी बात है अधिगम दोनों चीजों से प्रभावित होगा। मनोवैज्ञानिक असर जो व्यक्ति पर विद्यालय का जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो डालेगा उससे भी, और वो इससे भी प्रभावित होगा कि विद्यालय का जो बाहरी एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, वो कैसा है। तो जाहिर सी बात है, क्लियर, विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो इससे हमने एक बहुत डिटेल्ड लेक्चर 1-1 घंटे का इन चीजों के ऊपर बताया है और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया जो है वो ऑपरेंट के साथ साथ थॉर्नडाइक के भी करीब है। मैं बाद में आऊंगा इस स्टेटमेंट के ऊपर। आइए, पावलव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबद्ध अनुक्रिया या फिर संबद्ध उद्दीपक। तो जाहिर सी बात है लार आना एक अनुक्रिया है, तो इसलिए इसको तो हम यहीं पर ही काट देते हैं। अब इसको लेकर कई बार विद्यार्थियों के कुछ डाउट्स आते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई बार कुछ और निजी एग्जाम्पल ले लिया जाता है, जैसे हमने जब डिस्कशन में क्वेश्चन किए थे तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे, आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन किया था, एक वो राजू है जिसको बिजली से डर लगता है, एक खरगोश वाला क्वेश्चन किया था। क्या थे वो, इसे समझते हैं इसके जरिए। देखिए, पावलोव का जो सिद्धांत है उसे एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि उसको लेक्चर में हमने और अच्छे से डिस्कशन किया है उसके ऊपर। आइए समझते हैं क्या चीज थी उसके अंदर। उस सिद्धांत में क्या कहते हैं कि सबसे पहले एक स्वाभाविक उद्दीपक होगा। ठीक है, मैं उसको यूसीएस कह रहा हूं, अनकंडीशनड स्टिमुलाई, भोजन कह सकते हैं इसको, चलो भोजन। ठीक है, और स्वाभाविक उद्दीपक से जो अनुक्रिया मिलेगी वो भी स्वाभाविक होगी, तो इसको कह देते हैं हम अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। और ये स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है भाई? ये स्वाभाविक अनुक्रिया है लार। फिर 4 भाग हैं इसके। ये अभी इक्वेशन बना रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। उसके बाद कंडीशनड रेस्पॉन्स कंडीशनड स्टिमुलाई दिया गया, जिसको कहा गया घंटी। अब ये घंटी बजाई गई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तीसरी स्टेज में इन दोनों को साथ दिया गया, यूसीएस प्लस सीएस, यानी भोजन और घंटी। एक बार नहीं, बहुत बार, 3-4 बार। यहां को नहीं कि एक बार भी ना घंटी बजा दी, बिन लगा हो घंटी बाज गई अब तो रोटी मिल सी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अनकंडीशनड रेस्पॉन्स वही क्या, लार। अब बहुत बार ये करने के बाद जब इसे हटा दिया गया और सिर्फ कंडीशनड रेस्पॉन्स दिया गया, जिस पर पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, उस पर प्रतिक्रिया आई कंडीशनड रेस्पॉन्स। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? संबद्ध अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं है। स्वाभाविक अनुक्रिया वो तब होती जब भोजन भी साथ में होता। क्लियर? ठीक है सभी को। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ जो है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। आप जब भी पावलव का ऐसा कोई प्रश्न आए, एक प्रश्न अभी और आएगा लास्ट में, उसको भी हम इसी से सॉल्व करेंगे। मैं नहीं करूंगा सॉल्व, आपसे पूछूंगा और आप खुद इसका उत्तर देंगे।
याद कर लीजिए अभी इसको, आज इसको क्लियर करके खत्म करते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है जी, बिल्कुल है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूति के फल स्वरूप होता है, हां सर बिल्कुल होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही होता है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फल स्वरूप होते हैं, नहीं। सबसे बड़ी बात तो अस्थायी शब्द दे दिया, दूसरा शब्द क्षणिक दे दिया। ये परिवर्तन बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, ये बीमारी के कारण हो सकते हैं, ये थकान के कारण हो सकते हैं, ये लिम्का लेने के कारण भी हो सकते हैं, ढक्कन खोल दे तो उन सब कारणों से, उन रासायनिक द्रव्यों के सेवन से यदि कोई ऐसा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, सोमरस के पीने से, तो उसको आप अधिगम तो नहीं कहोगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। व्यवहार में ये अधिगम की विशेषता नहीं है। यहां एक चीज और नोट बनाकर लिख लीजिए, लिखो नहीं तो कम से कम याद रखो, हम में से ज्यादातर विद्यार्थी जो अगर 30 क्वेश्चन उनको करने हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो हमेशा इस चीज से गलत करके आ जाते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और हम हां पे टिक लगा के आ जाते हैं। यह ध्यान रखना, ऐसी गड़बड़ मत करना भूल कर भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। बोलो क्या होगा इसका उत्तर? देखो इसको है ना हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और खास तौर पर इसको डिस्कस करने से आपको इस शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा। मैं फिर से पीछे ले रहा हूं, यह बार बार अपेक्षाकृत स्थायी लिखा हुआ आता है ना कि गुरुजी सीधा स्थायी लिख देता, भाई वो जो आपका परीक्षक है उसने अपेक्षाकृत स्थायी क्यों लिखा है ना, वो आपको यहां से इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, जिसको चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत कहते हैं, जो कि टॉलमैन साहब का दिया हुआ, एडवर्ड चेज टॉलमैन साहब का दिया हुआ एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत की खासियत क्या है कि यह व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिस्ट और समग्रवाद यानी कि गेस्टाल्टवादियों के जो सिद्धांत हैं उसका मिश्रण है, उसका सम्मिश्रण है। ठीक है, आइए, अंतर्दृष्टि सूझ नहीं है इसका उत्तर, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत है, टॉलमैन का दिया हुआ सिद्धांत है ये। अब आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत सरल तरीके से टॉलमैन के सिद्धांत को, उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी एकदम सरल तरीके से कहानियों के जरिए। टॉलमैन ने कहा कि व्यवहारवादी क्या कहते थे, व्यवहारवादी जो थे हर बात में कहते थे कि कोई आपके पास उद्दीपक होना चाहिए, फिर उसके साथ आपकी कोई अनुक्रिया होगी और उसमें फिर संबंध बनेगा और फिर आपका अधिगम हो जाएगा। जबकि बाकी जो लोग कहते थे कि वो संबंध जैसी कोई चीज नहीं होती, चीजें चलती रहती है, अपने आप आपका अधिगम हो जाता है। भाई चाहे पावलव हो, चाहे थॉर्नडाइक हो, चाहे स्किनर हो, सारे के सारे व्यवहारवादी ही तो थे, सारे के सारे यही बात तो कहते थे। लेकिन टॉलमैन ने एक गजब बात कही। टॉलमैन ने कहा कि व्यवहार कोई टुकड़ों में बटी हुई चीज नहीं है। यहां पर टॉलमैन व्यवहारवादियों से अलग हो गए और समग्रवाद की तरफ यानी गेस्टाल्टवाद की तरफ चले गए। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा टॉलमैन ने। टॉलमैन ने कहा कि व्यवहार जो है वो कोई टुकड़ों में बंधी हुई चीज नहीं है, व्यवहार अपने आप में पूर्ण रूप में उसको समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उसे भागों में तोड़ के समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में अभी एक प्रेजेंटर है, अब मैं इसे खोल दूं तो यहां से एक सेल निकल जाएगा, यहां से इसका ढक्कन निकल जाएगा। ठीक है, अपने आप में इनका इंडिविजुअल अस्तित्व है, लेकिन ये इस चीज का, इस वस्तु का जो उपयोग है वो इसका सेल अलग चला जाए, ये ढक्कन अलग चला जाए, ये यूनिट अलग चली जाए, तब थोड़ी काम में आएगा। ये पूरा जब अपने आप में रहेगा तभी तो इसको हम यूज कर पाएंगे। बोलो कहां पहुंच गए हम? एक सेकंड रुको भाई। यही बात तो है, ये पूरा अपने आप में अगर एक यूनिट के रूप में काम आएगा तभी तो ये काम आएगा। ये बात टॉलमैन साहब ने कही। अब इस बात को समझाते हुए टॉलमैन साहब और 3-4 बात कहते हैं। टॉलमैन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया इसको लेके, जिससे कहते हैं भूल भलैया वाला एक्सपेरिमेंट। रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है, इसे समझने की कोशिश कीजिए, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। कितने चूहे थे, कितने ग्रुप बनाए और ये 17 दिन चला, वो सब बाद की चीज है ना। पहले इसे देसी तरीके से समझते हैं।
टॉलमैन ने कहा कि जरूरी नहीं है आपके पास कोई पुनर्बलन हो या फिर आपके पास कोई कंडीशनिंग हो या आपके पास कोई उद्दीपक अनुक्रिया हो या आपके पास कोई अस्वाभाविक अनुक्रिया हो तभी आपका अधिगम हो। अधिगम जो है वो एक प्रक्रिया है, वो अपने आप होती है और आपको पता ही नहीं होता कि वो हो गई। जब उस चीज का उपयोग आएगा तब आपको लगेगा कि हां ये जो चीज है ये मैंने सीख ली। कई बार व्यक्ति बिना अनुक्रिया के, बिना पुनर्बलन के भी चीजों को सीख लेता है। यह बात टॉलमैन साहब ने कही। कैसे? बहुत सरल तरीके से समझते हैं, उसके बाद चूहों के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। मान लीजिए आप कभी अपने गांव से किसी दूसरे शहर पे जाते हैं, गाड़ी लेके, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी, आप बस से जाते हैं। सपोज कीजिए आप सीकर से जयपुर जाते हैं बस से, ठीक है, सीकर से जयपुर गए बस से। अब उस समय क्या होगा, आपके दिमाग में, आपको नहीं पता होगा लेकिन एक फ्रेम छप रही है कि सीकर से जाएंगे, फिर अच्छा ये रोड आएगी, उसके बाद एक ये टोल टैक्स आएगा, टोल टैक्स के बाद पलसाना के बाद रिंगस के, आपको नहीं पता, आप कोई नोट करते हुए नहीं चलते हो, लेकिन दिमाग जो है वो उसकी एक कॉन्सेप्ट मैपिंग करता हुआ चलता है। दिमाग उसकी एक मैपिंग बनाता हुआ चलता है, कॉग्निटिव मैप बनाता हुआ उस चीज का चलता है। और आप जयपुर पहुंच गए, आप कहेंगे कि उसके बीच में मुझे कोई चीज जो है वो मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या हो रही है, ये क्या बात कही गई है, मुझे नहीं पता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप किसी दिन कार से वहां गए, और उस जगह पहुंचने के बाद ऐसा हुआ, आप जब उस जगह पहुंचे, रिंगस में आपकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। अब आप सोचते हो और आपको याद आता है कि अरे नहीं, ई गला में थोड़ा सा आगे चलूंगा ना, जना अठिन बाई का नहीं एक पेट्रोल पंप है, बट तेल गला लिया। आपको नहीं पता था पेट्रोल पंप वहां पर है या नहीं है, दिमाग को पता था। आपने वो चीज सीखी, आपने उस चीज का संप्रत्यय ग्रहण किया, ये नहीं जानते हुए भी कि उससे कोई पुनर्बलन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह बात टॉलमैन ने कही है, सीधे सीधे लफ्जों में अगर बात कहें तो। क्लियर? बोलो हाँ या ना। इससे समझ में आ गई बात? ये चीज इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब टॉलमैन ने क्या किया, टॉलमैन ने चूहों को लिया और एक भूल भुलैया बनाई। मतलब आप समझ सकते हो, कोई ऐसे भूल भुलैया से बना ली, उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते थे, बहुत सारे कर्टेन्स थे, कुछ भी थी, उसका एक अच्छा प्रॉपर डायग्राम है, उसको हम उस पे हम नहीं जाते हैं। 3 चूहों के ग्रुप बनाए 1, 2 और 3। और तीनों चूहों के साथ उन्होंने क्या किया, तीनों चूहों के साथ सिंपल सा काम किया कि पहले चूहों के साथ तो जैसे यहां से उसको फिट अंदर लेते और यहां से वो चूहा बाहर निकलता। मैं थोड़ा और स्पष्ट बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लो यहां से चूहा निकल, इस तरह से समझिए, और यहां से चूहा एंटर हो रहा है। अब पहला ग्रुप जो था वो जब भी यहां से बाहर निकलता उनको रीइंफोर्समेंट मिला, उनको मिला प्रबलन, जिसको हम कह सकते हैं भोजन दिया गया उनको 17 दिन तक। दूसरा जो ग्रुप था उसके साथ क्या किया इन्होंने, 10 दिन तो उसको भोजन नहीं दिया और 11वें दिन से भोजन देना शुरू किया। और तीसरा जो ग्रुप था वो बाहर निकलता भी था तो उसको कोई भोजन नहीं मिला। अब इसमें क्या हुआ, टॉलमैन ने इस बात को समझाते हुए कहा कि भाई आप कहते हो कि कंडीशनिंग अगर मिल रही है चीजों को तो व्यक्ति सीख लेता है, लेकिन 17 दिन में जिन चूहों के ग्रुप ने यह सीखा कि यहां से ऐसे आएंगे तो भोजन मिलेगा, दूसरे ग्रुप ने 7 दिन में ही सीख लिया। और तीसरे ग्रुप के साथ यह हुआ कि उसको भोजन नहीं मिल रहा था, उसके बाद भी वो वैसे ही निकलता हुआ आ रहा था, हालांकि वो भटक रहा था, लेकिन ठीक है, आप ये कह सकते हैं उनको अगर 2 दिन भी भोजन दिया जाता तो वो भी ये चीज समझ जाते। ऐसे में टॉलमैन ने कहा कि जो भी अधिगम है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रबलन हो या आपके पास कोई रिइंफोर्समेंट हो। यह बात यहां पर टॉलमैन साहब ने कही। इज इट क्लियर? कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? अंतर्दृष्टि हम जब इनसाइट थ्योरी पढ़ते हैं, कोहलर का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत इसको कहते हैं, सुल्तान नाम के वनमानुष पर उन्होंने किया था। सूझ जो है वो अचानक से आ जाती है तो आकस्मिकता बिल्कुल है। नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया केले देखकर उसको लगा कि हां इसको लेकर मैं इस सीडी का या इस बक्से का इस्तेमाल करके चला जाऊंगा। अनुक्रिया का सहजता से होना बिल्कुल सहजता से होती है, लेकिन भविष्योन्मुखी सोच ये नहीं होती है। ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था
कि भविष्योन्मुखी सोच कभी भी इसमें नहीं पाई जाती है सूझ के अंदर, जो कि हमने सिद्धांत पढ़ा था किसका, कोहलर का। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, सूझ जो है वो हमेशा स्थानांतरित होती है। सूझ जो है उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, ये बात कोहलर ने बताई थी। कोहलर ने पहले बक्सों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद कोहलर वहां पर सीडी लेकर आ गए थे, और सीडी के ऊपर भी जब चढ़े थे तो सीढ़ियों के जरिए भी वो चढ़ गया था। और कोहलर ने तो अपनी किताब में यहां तक जिक्र किया है कि एक एक्सपेरिमेंट मैंने ऐसा भी किया था जिसमें उसको मैंने ना तो बक्सा दिया ना सीडी दी, मैंने केले लटकाए, मैं चला गया, उसने 2 मिनट तो देखा, इधर उधर ढूंढा और फिर गेट के घड़ भड़ भड़बड़ करने लग गया। बाहर जैसे मैंने गेट खोला, मुझे लेकर वहां पे आ गया और बोला कि इसको उतार के दो। मतलब बोला तो क्या होगा वनमानुष ने, लेकिन उसने इशारा किया कि इसको उतारो। तो उसने कहा सूझ जो है वो आकस्मिक रूप से आती है, लेकिन उसके लिए कोई भविष्योन्मुखी सोच नहीं है, हालांकि वो ट्रांसफर जरूर होती है। आइए, सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे। आइए, सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे वर्दिमर, कोहलर व कोफका। वर्टहाइमर, जिसको आप लोग वर्दिमर कहते हैं, वर्टहाइमर ने जो इस गेस्टाल्टवाद का जो है वो प्रवर्तन किया था, और उसके बाद कोहलर, कोफका, इवन कर्ट लेविन, ये वो लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था काफी। आइए देखिए, मैं आपके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं, एक बार हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम सारे आपके जो एप्लीकेशन से रिलेटेड या जो भी क्वेरी है उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? सो कोहलर, कोफका, वर्टहाइमर, वर्टहाइमर को याद रखिएगा, उन्होंने गेस्टाल्टवाद का जो है प्रवर्तन किया था। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह कौन सा नियम है बताओ भाई? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, सापेक्षता का नियम। नियम तो ये सारे ही हैं। दरअसल थॉर्नडाइक ने 8 नियम दिए थे, 3 तो थे प्रभावी नियम और 5 थे गौण नियम। 5 गौण नियम मैं नहीं बताऊंगा, वो 5 गौण नियम आप मुझे बताएंगे। प्रभावी नियम की बात कर लेते हैं तो सबसे प्रमुख नियम जो थे या प्रभावी नियम जो थे, उनमें सबसे पहला नियम था तत्परता का नियम, जो कहता है कि क्या कर सकते हो, घोड़े को जो है वो तालाब के पास लाया जा सकता है, लेकिन घोड़े को पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से टीचर जो है वो आपको पढ़ा तो सकता है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, वो आपको खुद को ही पढ़ना होगा। मैं मेरा काम यहां से बैठ के कर सकता हूं, वो आपके ऊपर है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, सबसे सरल तरीका है। तो ये तो तत्परता का नियम कहता है, तो इसमें तो संतुष्टि जैसी चीज कहीं होती ही नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आता है अभ्यास का नियम। उसने क्या कहा? लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। जिस चीज को अभ्यास करते रहेंगे वो दिमाग में रहेगी, वो चलती रहेगी, वो अधिगम का हिस्सा रहेगी। जो अभ्यास में नहीं आएगी वो धीरे धीरे छूटती जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे बना देता, उत्तर तक जाने से पहले एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को वो अगर यूं बना लेता कि बताइए लॉ उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है, उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है वो दरअसल सीखने के या अधिगम के किस नियम से जुड़ा हुआ है, तो अब उत्तर क्या होता? तब उत्तर अभ्यास का नियम होता। गुड। फिर आता है प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम क्या है बोलो? सिंपल सी बात है कि कोई चीज आप करें और उसको करके आपको सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तब तो वो चीज आपके लिए सही है, संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और अगर उस चीज को करके आपको अनॉयंस हो रही है, खीज हो रही है, तब वो गलत है। तो प्रभाव का नियम यह कहता है कि किसी चीज को करने से या तो संतुष्टि होगी या फिर खीज उत्पन्न होगी। यह प्रभाव का नियम है। यह 15वें प्रश्न का उत्तर हो गया। बांडुरा साहब की बात आज बहुत हो गई, शुरू में भी हमने की थी। क्या कहते हैं बांडुरा साहब की ऐसा कौन सा नियम है जो बांडुरा द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बताइए। प्रेक्षणात्मक अधिगम, जिसको हम ऑब्जर्वेंट लर्निंग कहते हैं, याद है ना? बॉब डॉल के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था बांडुरा साहब के ऊपर? एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है हमने 3 तारीख वाले टेस्ट के लिए, अच्छे से याद करके जाना, चाहो तो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ऑब्जर्वेंट लर्निंग, प्रेक्षणात्मक लर्निंग की बात बांडुरा साहब कहते हैं, और बांडुरा साहब ने कि इसी अधिगम को सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। पहला प्रश्न जो हमने किया था आज के लेक्चर का, उस पहले प्रश्न में यही एक ऑप्शन था, याद रखो, याद होगा आपको शायद तक। ठीक है,
तो इसको सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है, बांडुरा के इस अधिगम को। बाकी जो ये ऑप्शंस हैं ये सारे वही हैं, ठीक है। चिंतन के विषय में असत्य कथन है, बताओ चिंतन के विषय में क्या असत्य कथन है। चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। देखो ऐसी अगर लाइन लिखी हुई आए ना, अगर आप किताब में भी पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई एग्जाम का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें होती है, इनको ऐसे मत रटा कीजिए, इनको आप सोचिए कि ये दरअसल लाइन कह रही क्या है। चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। स्वरूप कैसा? प्रतीकात्मक। विचारात्मक प्रक्रिया मतलब उसको लेकर क्या विचार आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी अभी बोला जयपुर, अब जयपुर बोलते ही आपके दिमाग में क्या इमेज आ रही है, क्या छवि आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जयपुर बोलते ही विधानसभा दिख रहा हो उन्हें, कुछ लोगों को जयपुर बोलते ही सिंधी कैंप बस स्टैंड दिख रहा हो, कुछ लोगों को जयपुर बोलते ही गौरव टावर दिख गया हो, कुछ लोगों को जयपुर बोलते ही दिमाग में एक इमेज बन रही हो हवा महल की। तो जो विचारात्मक प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में चली किसी प्रतीकात्मक स्वरूप को लेकर, भाई यहां तो जयपुर आने से रहा, मैं ऐसे तो दिखाया नहीं कि जेब में से जयपुर निकालूं, ये लो भाई जयपुर लो, क्या होगा। एक प्रतीक मैंने आपके सामने रखा और उसको लेकर क्या विचारात्मक प्रक्रिया आपके अंदर बन रही है, वही आपका चिंतन है। तो यह बात तो सत्य है, हमने चिंतन के लेक्चर में पढ़ा था इसे। चिंतन मानसिक क्रिया का क्रियात्मक पहलू है। नहीं नहीं नहीं, रीट में आया हुआ सवाल है ये, रॉस साहब की परिभाषा थी ये कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का क्रियात्मक नहीं, कौन सा पहलू है बोलो? ज्ञानात्मक पहलू है, ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन एक जटिल मानसिक क्रिया है जो किसी सर कम से कम 30 सेकंड दो वेपन करने के लिए, मैं समझ नहीं पाया। आप थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप उसको ले सकते हैं, बाकी आप पॉज करके भी ले सकते हैं। चिंतन एक जटिल मानसिक क्रिया है जो किसी समस्या के उत्पन्न होने के समय आरंभ होती है। बिल्कुल आरंभ होती है साहब। चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक पहलू। और यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने दी है परिभाषा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। एक पिता नित्य शाम को अपने कार्य की समाप्ति के पश्चात जब घर लौटते हैं तो क्या होता है भाई? अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई खाने की वस्तु लेकर आता है। इस कारण बच्चा शाम होते ही अपने पिता की प्रतीक्षा व वस्तु की प्राप्ति पर चिंतन करने लगता है। यह किस प्रकार का चिंतन है? देखो, जो ये चार चिंतन के प्रकार दिए गए हैं, ये चारों ही चिंतन के अपने आप में प्रकार हैं। ये चारों ही अपने आप में चिंतन के प्रकार हैं। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्पनात्मक चिंतन। कल्पना कर रहा है ना वो कि उसके पिताजी आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे और चॉकलेट खाएंगे तो बढ़िया अच्छा मिठाई मिलेगी, जो भी वो बच्चा सोच रहा है, यह कल्पनात्मक चिंतन है। इसके अलावा तीन तरह के चिंतन और हैं, इनको भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन की। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का मतलब है व्यक्ति जो है वो अपने संवेगों के जरिए, सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए, माफ कीजिएगा, सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए बच्चा जो है वो प्रत्यक्षता से कोई चीज प्रत्यक्ष देखकर या प्रत्यक्ष समझकर कोई चीज अनुभव करे, अनुभूति करे और उसके जरिए कोई सीखे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति था, उसने चक्कू लिया, छोटा बच्चा था, चक्कू लिया, चक्कू लेके उसने उंगली काटी अपनी, मतलब उंगली तो क्या काटी, कुछ काट पीट रहा था, उंगली कट गई उसकी। अब उंगली कटने से उसके समझ में आ गया कि यह चक्कू जो है इस आंगली कट जा है, इस चक्कू को मुझे हाथ में नहीं रखना। तो ये उसका प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, उसने कोई चीज प्रत्यक्ष अनुभूत करी। दो तरह के लोग कहते हैं, जैसे एक तो होते हैं जो समझ बोध वाले होते हैं, एक होते हैं अनुभव बोध वाले। जैसे आप किसी को कह दो रहे छात पर मना चढ़ रहा, कूद जागो, पड़ जागो, लाग जागी, बोला यहाँ क्या लागेगी, पहले कूदशू, पढ़शू, देखशू, फिर मेरा समझ में आओगी, ओहो अब ठीक है।
तो कहने का अभिप्राय क्या है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन वो चिंतन है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष कोई चीज सीखता है, याद रखना इसे। फिर हम आते हैं तार्किक चिंतन पे। तर्क से आप समझ ही सकते हैं, मान लीजिए आप कोई गणित का कॉन्सेप्ट पर कोई चिंतन कर रहे हैं या किसी चीज के सही गलत होने का चिंतन कर रहे हैं, मतलब तर्कों से रिलेटेड कोई चिंतन कर रहे हैं, लॉजिकल कोई चिंतन कर रहे हैं, वो क्या है, तार्किक चिंतन। फिर आते हैं प्रत्यात्मक चिंतन पे। प्रत्यात्मक चिंतन का अभिप्राय है, प्रत्यात्मक चिंतन का अभिप्राय क्या है कि आपने जो प्रत्यक्ष चीजें सीखी उनसे आपने किसी संप्रत्यय का निर्माण किया। याद कीजिए, अब यहां पर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर अब जीन पियाजे को लेकर आ रहा हूं, इस तरह से आपको रिलेट करनी है चीजें। जीन पियाजे ने स्कीमा की बात की थी, बिल्ली वाला हमने एक उदाहरण देखा था। पहले बच्चा हर बुरी चीज को बिल्ली समझ रहा था, उसको लगा अच्छा भाई 4 पैर का कोई भी पशु है, 4 पैर का कुछ भी वो बिल्ली है। फिर उसे कहा नहीं भैया बिल्ली नहीं है, बंदर भी बुरा होता है। अच्छा ठीक है। फिर उसने देखा कि बिल्ली जो है वो चूहा खा रही है, तो उसको लगा बिल्ली चूहा खाती है। फिर उसने देखा अच्छा ऐसा क्यों, बिल्ली चूहा क्यों खाती है, बिल्ली दूध भी तो पीती है। ऐसे करके धीरे 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 उसने जो चीजें प्रत्यक्ष देखी उनके जरिए ही तो उसका स्कीमा बना, उसके जरिए ही तो उसका प्रत्यय बना। आई बात समझ में, आई बात क्लियर, हुई बात क्लियर। तो प्रत्यात्मक चिंतन का मतलब यह है कि बहुत सारे संप्रत्ययों में से आपने बहुत सारे जो प्रत्यक्षात्मक जो आपने अधिगम था उसके जरिए आपने कुछ प्रत्यय बना लिया। अब जो मैंने पहला ऑप्शन आपको दिया था, पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन में जब मैंने प्रत्यक्षात्मक को जब समझाया था तब मैंने कहा था एक बच्चे ने एक चाकू से कुछ काटा और उसकी उंगली कट गई। अब उस चाकू से काटने के कारण जो उसकी उंगली कटी, यह प्रत्यक्षात्मक चिंतन था जिसके बाद अब वो कोई चाकू का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके सामने आपने ब्लेड रख दी और वो ब्लेड को भी अगर देख के बोले कि यार इससे उंगली कट सकती है, तो यह प्रत्यात्मक चिंतन है। यहां उसने संप्रत्यय बनाया कि धारदार वस्तु से उंगली कट सकती है, चाकू नहीं, वो ब्लेड भी हो सकती है, वो कोई और ऐसी औजार भी हो सकता है। क्लियर, ये बेसिक डिफरेंस है। आप में से एक विद्यार्थी के कमेंट की और मेरी नजर चली गई और वो कह रहे थे कि सर प्रत्यक्षात्मक और प्रत्यात्मक प्रत्यक्षात्मक क्यों नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से जो डिफरेंस था दोनों का वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, आ जाओ। एक विद्यार्थी तो चक्कू भी बना के भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो। आ जाओ। प्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? सामाजिक, क्रियात्मक, मानसिक और मनोसामाजिक। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी जयपुर वाले उदाहरण से ही देखी थी। कैसी प्रतिमा है? मानसिक प्रतिमा है। मेंटली आपने कोई इमेज बनाई। अब मैं बोलूं कि भाई शेर, तो शेर थोड़ी आ जाएगा सामने, लेकिन शेर बोलते हैं आपके दिमाग में एक छवि बन गई ना शेर की, तो यही मानसिक प्रक्रिया है। क्लियर, मानसिक प्रतिमा है, सॉरी। प्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की कैसी प्रतिमा है? मानसिक प्रतिमा है। 20वें प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षकों को कक्ष शिक्षण में तर्क की वैज्ञानिक विधियों पर, यानी कि साइंटिफिक जो आपकी एक्सपेरिमेंटल जो आपकी विधि हैं उन पर ज्ञान प्रदान करना चाहिए। क्यों? बहुत सरल सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है। इससे समाज में लड़ने की क्षमता आती है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है? बढ़ता होगा, लेकिन और बेटर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान में हमने देखा है कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें और अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बालक स्वयं किसी समस्या का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालने में समर्थ होगा। यह ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बालक स्वयं किसी समस्या, भाई वैज्ञानिक विधि अगर उसे बताई गई शिक्षण में तो अच्छा है ना। वो क्या होगा, कोई समस्या आएगी उसका वो निष्कर्ष करेगा, एनालिटिकली उस प्रश्न पर सोचेगा, क्रिटिकली एनालाइज करेगा उस प्रश्न को, उस समस्या को, और क्रिटिकली एनालाइज करके उस समस्या के उत्तर तक पहुंचेगा। सो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक स्वयं किसी समस्या का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालने में समर्थ होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान चिंतन के विषय में असत्य कथन है। असत्य कथन पूछ रहा है वो, पहले बता दूं। समस्या समाधान ऐसा चिंतन है जो लक्ष्य विहीन होता है, पहला ही असत्य है। अरे भाई, समस्या का समाधान कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक लक्ष्य हो गया ना अपने पास, समझ गए? तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। समस्या समाधान में विभिन्न मानसिक संक्रियाएं निहित होती है, बिल्कुल होती हैं। समस्या समाधान में मानसिक विन्यास होता है। समस्या इनमें से कोई नहीं, ये तो जाएगा ही नहीं। तो समस्या समाधान ऐसा चिंतन है जो लक्ष्य विहीन होता है। ये वाली लाइन इसमें सरासर गलत है, जघन्य अपराध है ये बात कहना तो, क्योंकि समस्या समाधान में तो लक्ष्य होता है, निहित होता है लक्ष्य। आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
अवधारणा मानचित्रण क्या होता है? बहुत सरल सा टॉपिक है, सरल सी चीज है, और ऐसे समझिए इसे। अवधारणा मानचित्रण को यूं मत समझिए, दो तरीकों से समझते हैं अवधारणा मानचित्रण क्या होता है, उसके बाद इस प्रश्न पर आएंगे। अवधारणा मानचित्रण दरअसल किसी भी कॉन्सेप्ट को आप जब भी दिमाग में सोचते हैं तो उसकी एक इमेज बनती है, एक मैप बनता है उसका, यह अवधारणा मानचित्रण है। कैसे बनता है मैप? आप याद कीजिए, अपनी कॉपियों में जब आपको आपके टीचर्स लिखवाते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो कैसे लिखवाते हैं? मान लो मैं लर्निंग की ही बात करूं, अधिगम की ही बात करूं, तो सबसे पहले मान लो आपके शिक्षक ने आपको लिखवाया आपकी कॉपी में, बच्चों आज मैं पढ़ा रहा हूं अधिगम, तो पहल सबसे ऊपर उस पन्ने पे क्या लिखा हुआ होगा? अधिगम। फिर आपके शिक्षक ने अधिगम के ऊपर 4 लाइनें आपको बता दी कि अधिगम क्या होता है। फिर आपके शिक्षक ने कहा कि आइए अब अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हैं। फिर शिक्षक ने अधिगम का एक एक सिद्धांत बताया कि भाई अधिगम को लेकर थॉर्नडाइक का एक नियम है, या थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है, पावलोव का एक सिद्धांत है। सिर्फ ये सिद्धांत लिखे हैं और कुछ नहीं लिखा। स्किनर का सिद्धांत है, टॉलमैन का सिद्धांत है, कोलबर्ग का सिद्धांत है, ऐसे करके लिखवा दिया। फिर आपके शिक्षक ने क्या कहा कि आइए अब एक एक करके इन सिद्धांतों को भी समझते हैं। तो सबसे पहले आपके शिक्षक ने मान लीजिए थॉर्नडाइक को ही समझाया, तो क्या कहा शिक्षक ने? आज थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझते हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझने के लिए टीचर्स ने फिर एक पन्ने पे लिखवाया कि अब आगे लिखो थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक का सिद्धांत लिख के फिर उसमें चीजें लिखवाई। तो दरअसल शिक्षक क्या कर रहे हैं? एक मैप ही तो बना रहे हैं आपके दिमाग में। पहले हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, जैसे हम कॉपियों में, जैसे हम किताबों में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, इस तरह से। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ट्रेन में बैठना है दिल्ली जाने के लिए जयपुर से, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीकर से उड़ के स्टेशन पहुंच गए। एक मैप होगा ना, एक दिमाग में एक इमेज होगी कि मुझे ट्रेन पकड़नी है। क्या है तरीका? सबसे पहले घर से निकलूंगा, फिर घर से निकल के बस पकड़ूंगा, बस पकड़ के मैं जयपुर सिंधी कैंप जाऊंगा, सिंधी कैंप से एक ऑटो करूंगा, बस रेलवे स्टेशन आऊंगा। ये एक कॉग्निटिव मैप होता है। और इसी तरीके से अधिगम की जब हम बात करते हैं, लर्निंग की जब हम बात करते हैं, शिक्षण की जब हम बात करते हैं, तो शिक्षण में भी इसी तरह का कंसेप्चुअल मैप होता है, जिसकी मैंने बात आपके टीचर्स जैसे समझा रहे हैं उससे कही थी। अब आइए इस प्रश्न को समझिए। यह विषय वस्तु का एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए आपके शिक्षक ने आपको बताया कि लिखो अधिगम, देखिए समझ, अवधारणा मानचित्रण ही समझ लेते हैं। देखिए क्या है, बहुत सरल तरीके से क्या है। फिर सिद्धांत, फिर सिद्धांत में क्या हमने समझा? मान लीजिए व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। व्यवहारवाद में फिर हमने क्या समझा? पावलोव, स्किनर, समझ रहे हैं आप? और गेस्टाल्टवाद में मान लो मैं एक उदाहरण से ले लेता हूं, कोहलर। इस प्रकार से डॉट 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 लगा के मैं बता रहा हूं, ताकि तो ये आपने एक मैप ही तो बना लिया इस चीज का। यही चीज आपके अवधारणा मानचित्रण में शिक्षण के अंतर्गत आती है, कुछ कुछ इसी प्रकार की। आपके समझाने के लिए मैंने इसको इस प्रकार से बनाया है। अब यह विषय वस्तु का एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। बिल्कुल है, हमने भी इसके जरिए देखा। यह विभिन्न अवधारणाओं के मध्य सार्थक संबंधों को दर्शाता है। सार्थक संबंधों को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। अवधारणा मानचित्रण में मूल अवधारणा को सबसे ऊपर रखा जाता है और अन्य को क्रमानुसार नीचे लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। यह एक समझाने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा मैप बना दिया, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। अब क्या होगा इसका उत्तर 22वें का? 1 2 3 तीनों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कार्य को आरंभ करने की। बिल्कुल है। प्रेरित व्यवहार जब होता है तो व्यक्ति किसी भी कार्य को आरंभ कर सकता है। कार्य को जारी रखने की। बिल्कुल। कार्य को नियमित करने की। बिल्कुल। तो 23वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा?
में से सभी, ये तीनों ही इस प्रश्न का उत्तर हैं। क्लियर है? अभिप्रेरणा कैसी प्रक्रिया है? कार्य को आरंभ करने की, कार्य को जारी रखने की, कार्य को नियमित रूप से करने की। 1 2 3 अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो हम जानते हैं अभिप्रेरणा के बहुत से सिद्धांत हुए हैं। शारीरिक सिद्धांत जो है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। आपका ड्राइव सिद्धांत जो है, जिसको अंतर्नोद सिद्धांत कहते हैं। वैसे ही एक सिद्धांत है जिसे मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक हैं मैकडूगल साहब, जो कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां कुछ होती हैं, कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं जो कि अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति को मदद करती हैं, जो कि व्यक्ति के अभिप्रेरणा में मददगार साबित होती हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। जब हमने अभिप्रेरणा पढ़ी थी तब हमने एक चीज पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक आंतरिक अभिप्रेरण होता है, एक बाहरी अभिप्रेरण होता है। बाहरी अभिप्रेरण जैसे पुरस्कार, रिवार्ड, पैसा, नौकरी। जैसे मान लीजिए आप में से कुछ लोग शिक्षक इसलिए बनना चाहते होंगे क्योंकि एक सरकारी जॉब मिल जाए, करियर सेटल हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, कुछ भी हो सकते हैं रीजन। और कुछ शिक्षक इसलिए बनना चाहते होंगे जिनको है कि नहीं यार ये पैशन है, पढ़ाने के प्रति एक जज्बा है, एक रुचि है, इसलिए शिक्षक बनना चाहते हैं। तो दो चीज तो यहां से क्लियर कीजिएगा। दूसरे, अब जब बाकी चीजें हम जब इसमें समझेंगे, अधिगम के, माफ कीजिएगा, अभिप्रेरण के जब प्रकार को समझेंगे उसमें आएंगे। तो सीखने के लिए फिर यह प्रश्न कह रहा है अधिकतम रूप से। देखिए, मनोविज्ञान का हमने एक इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें सर्वोत्तम जैसा एक शब्द आया था। इसका मतलब ये चारों ही ऑप्शन अपने आप में सही हैं कहीं ना कहीं। हमें इसमें से चेक करना है इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। क्लियर? तो पहली चीज बाहरी कारक। बाहरी कारक से तो अच्छा आंतरिक कारक होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। और जिनको याद नहीं है वो याद कीजिए, ओम शांति ओम में शाहरुख खान भाई का हमारा डायलॉग। बहुत प्यारी बात कहते हैं शाहरुख भाई। क्या कहते हैं कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो कायनात क्या हो गया? बाहरी अभिप्रेरक या बाह्य अभिप्रेरक या बाह्य कारक। और आंतरिक अभिप्रेरक, आंतरिक कारक जो है वो क्या होगा? बोलो। आंतरिक अभिप्रेरक आपका क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरक होगा जो आपने मन से कुछ भी चाहा, मन से कुछ भी सोचा। तो बाहरी कारक तो हो ही नहीं सकता। तीन में से कोई एक होसी। अब वो कौन सो सी बिन देखा। असफलता से बचने की अभिप्रेरणा, इस ऑप्शन पर आ रहा हूं मैं अभी। और एक याद रखिएगा, मैंने जब आपको उपलब्धि अभिप्रेरक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? उपलब्धि अभिप्रेरक। कौन सा अभिप्रेरक? तब मैंने एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखी थी मैक्लीलैंड साहब की। मैक्लीलैंड ने कहा कि दो तरह के अभिप्रेरक होते हैं, एक होता है उपलब्धि अभिप्रेरक, एक होता है असफलता से बचने का अभिप्रेरक। उपलब्धि अभिप्रेरक में मान लीजिए, अब इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लो कोई बच्चा, दोनों एक जैसे ही होते हैं, ये मैक्लीलैंड ने स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन उपलब्धि अभिप्रेरक जो है वो ज्यादा अच्छा होता है बजाय किसके? बजाय असफलता से बचने की जो अभिप्रेरणा होती है, ये कोई अच्छा अभिप्रेरक नहीं होता। कैसे? समझने की कोशिश करो। उपलब्धि अभिप्रेरक का मतलब है आप किसी परीक्षा की मान लो तैयारी कर रहे हो, और तैयारी करते हुए सपोज करिए आपके मान लो कोई एग्जाम में, टेस्ट में नंबर कम आ गए। जैसे मान लो 24 कोई टेस्ट लिया था, या अभी हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर कम आ गए। अब उसमें क्या होगा कि मान लो आपने ये नंबर कम आ गए या कुछ आ गए, तो उपलब्धि अभिप्रेरक जिसको होगा वो और मेहनत करेगा, बोलेगा नहीं मेरे नंबर कम आए हैं, मुझे तो शिक्षक बनना ही है, हर हाल में बनना है, हर स्थिति में बनना है, तो बाईजी मैं तो और पढ़शू, कम नंबर आया और पढ़शू। वो इस तरह से अपने आप को प्रेरित करता है। और दूसरा जो होता है वो जो असफलता से बचने का अभिप्रेरक, उसमें उसको असफल नहीं होना है। वो क्या होता है? रीट जकी है कदोसी, अबार तो हो रही को नहीं, अबार पढ़वा को कोई चांस भी को नहीं, अबार कम नंबर आगा तो आगा 2 महीना पछा देखशा। या फिर रीट छोड़ो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करशा, या छोड़ो आप तो तेरो भाई अब कलेक्टर ही बन सी के करशा रीट देर। मतलब वो
एक असफलता को छुपाने के लिए और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं कर रहा है। तो ये क्या है? ये असफलता से बचने की अभिप्रेरणा है। तो सीखने में कई बार असफलता से बचने की अभिप्रेरणा काम तो आती है, लेकिन वो इतनी कामगर भी नहीं होती, इसलिए ये भी कट जाएगा। फिर बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति। तो के तो आगलो कह रहे हो कि रीट हो रही को नहीं ना छोड़ दो, और के कह रहे हो कि भाई तो बनशी कलेक्टर डिप्टी। तो ये जो है ये भी आपके असफलता से बचने की जो अभिप्रेरणा है उसी का भाग है, तो ये भी कट जाएगा। अब जो इकलौता एक स्टेटमेंट है लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, सी ऑप्शन जो है ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा को याद रखने के लिए मैंने 2 कहानियां उस दिन बताई थी, मैं फिर दोहरा रहा हूं। दोनों कहानियां क्या थी? पहली कहानी याद करो भगवान बुद्ध की, जो आनंद को मरते हुए कहते हैं अप दीपो भव, बेटा तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, तुम खुद अपने दीपक बनो, खुद अपनी जिंदगी में चाननो ले और खुद आगे बढ़ो, हैं चारों मेर अंधेरो रखे। दूसरी बात भगवान कृष्ण ने जो कही थी अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमात् संगोत्सवी कर्मणि, कि भैया फल की चिंता मत करो, कर्म करो, कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। यह बात याद है? यही बात लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो व्यक्तिगत संतुष्टि है वो यही बात है। इसकी ही बात करता है इमैनुअल कांट, जो कहते हैं कि बाहरी अभिप्रेरण में आपको जो आपका रिजल्ट जो होता है, आपका जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो आपका रिवार्ड होता है, वो आपका पुरस्कार होता है, वो आपका परिणाम होता है। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरण में वो जो कार्य आप कर रहे हैं वो कार्य ही अपने आप में आपको प्रेरित करता रहता है। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि जो है वो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम प्रक्रिया के उचित व्यवस्थापन में केंद्रीय कारक है। अधिगम प्रक्रिया के उचित व्यवस्थापन में केंद्रीय कारक है। यह एक मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है, कैली नाम है उन मनोवैज्ञानिक का, और कैली का यह स्टेटमेंट है कि अधिगम प्रक्रिया के उचित व्यवस्थापन में केंद्रीय कारक है अभिप्रेरणा। क्लियर? अधिगम प्रक्रिया के उचित व्यवस्थापन में केंद्रीय कारक क्या है? अभिप्रेरणा है। यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन याद कीजिए, जब हमने पावलोव के सिद्धांत वाला क्वेश्चन पढ़ा था तब मैंने एक बात कही थी कि एक क्वेश्चन और आएगा, उस क्वेश्चन को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो अपने आप से एकदम सीना तान कर कहिएगा कि पावलोव का सिद्धांत क्लियर हो गया। छोटा बच्चा गुब्बारा पकड़ता है और तीव्र ध्वनि के साथ वो गुब्बारा उसके हाथ में फट जाता है। बच्चा डर जाता है। अब अगली बार उसे गुब्बारा पकड़ाया जाता है तो उसके लिए यह तीव्र ध्वनि का संकेत बन जाता है और भय की अनुक्रिया उत्पन्न करता है। इस क्रिया में अनुबंधित उद्दीपक क्या है? देखो, बच्चे के साथ घटना हुई, उसने हाथ में गुब्बारा पकड़ा, गुब्बारा फट गया। फटा तो वो डर गया। अब गुब्बारा फटा इसलिए डरा, एक चीज, या उस गुब्बारे के फटने से जो तीव्र ध्वनि आई उस ध्वनि से डरा? बताइए मुझे। ध्वनि से डरा, जाहिर सी बात है। इसका मतलब वो जो तीव्र ध्वनि थी वो तो उद्दीपक था, याद है? तीव्र ध्वनि। फिर यहां पर हम उसी चार्ट को बनाते हैं जो हमने उसमें बनाया था। तो सबसे पहले तो यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिम्युलस, क्या है? तीव्र ध्वनि। क्लियर? और अनुक्रिया क्या है? डर। ठीक है? अनुक्रिया क्या है? डर। कैसी अनुक्रिया? यूसीआर, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, डरना। अब साथ में गुब्बारा भी है। गुब्बारा क्या है बोलो? गुब्बारा कंडीशनड स्टिम्युलस है। और ये दोनों मिल गए और फट गया तो क्या स्थिति आ गई? यूसीआर, डरना। अब सिर्फ गुब्बारा अगर उसके सामने ले आए जो कि कंडीशनड स्टिम्युलस है, तब भी वो डरेगा। याद है ये चीज? ये बात याद है? हमने डिस्कस किया था इसे। तो
ऑप्शन ए गुब्बारा जो है वो क्या होगा, अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक जिसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनड स्टिमुलाई। और डरना क्या है, अनुक्रिया। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक संप्रत्यय में सम्मिलित नहीं है। देखो संप्रत्यय को लेकर एक बात हो रही है यहां पे। स्वाभाविक संप्रत्यय में सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले तो संप्रत्यय होता क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। जब भी आपके पास कोई डेटा, कोई नॉलेज या कोई ज्ञान या कोई चीज आपके स्कीमा में आपने ऐड किया और उसको लेकर अगर आपने एक जनरल न्यूज बना ली, वो जनरल विचार क्या है, संप्रत्यय है। जैसे मैं 2 पैरों पर चलता हूं, आप 2 पैरों पर चलते हो, कोई और भी जा रहा है तो वो भी 2 ही पैरों पर चल रहा है। इसका मतलब सभी मनुष्य जो हैं वो 2 पैरों पर चलते हैं। तो 2 पैरों पर सभी मनुष्यों का चलना क्या हो गया, संप्रत्यय हो गया। एक तरह से बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं इसको, इतने ज्यादा उसमें जाते नहीं है। अब संप्रत्यय भी 2 तरह के होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, पहले मैं एक और उदाहरण से आपको समझा देता हूं कि 4 पैरों वाला जानवर, जंगल का राजा और दहाड़। अब इन तीनों गुणों को आपने जब मिलाया तो एक ऐसा गुण बना जो सब में कॉमन था, जो गुण इन तीनों में कॉमन था, शेर। तो शेर आपका एक प्रत्यय हो गया या संप्रत्यय हो गया, कॉन्सेप्ट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। क्लियर। अब यह कह रहा है स्वाभाविक संप्रत्यय में क्या क्या सम्मिलित नहीं है। तो संप्रत्यय 2 तरह के होते हैं। पहले तो है स्वाभाविक और दूसरे हैं कृत्रिम। हां, जिनने सही जवाब दिया है बिल्कुल सही बात है। अब इसको समझते भी तो हैं। तो स्वाभाविक संप्रत्यय कौन से होंगे, स्वाभाविक संप्रत्यय वो संप्रत्यय होंगे जिनके बारे में कोई नेचुरल नॉलेज निकालना या कोई एक जनरल नॉलेज प्राप्त करना आसान नहीं है। आसान नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके स्वाभाविक संप्रत्यय हैं। और अस्वाभाविक संप्रत्यय या जिसको हम कृत्रिम संप्रत्यय कहते हैं, कृत्रिम संप्रत्यय वो कहते हैं कि जिनके बारे में जो ज्ञान है, जिनके बारे में जो जुड़ी हुई जो जानकारी है, जो गुण है उनके, जो विशेषताएं हैं उनकी, वो फिक्स हों। जैसे मैं बोलूं मकान, तो किसी का 2 कमरों का घर भी मकान होगा, किसी का फ्लैट है 4थे 5वें माले पर, वो भी मकान है। कोई अपना गांव में खेता में कोई को घर है तो वो भी मकान है। कोई की मान लो एली है तो भाई एली भी मकान है। तो मकान जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सीधे सीधे उसके गुण का पता नहीं लगा सकते सीधा नाम सुन के। ठीक इसी प्रकार औजार, औजार तो बहुत हो सकते हैं, किसी भी चीज का औजार हो सकता है, मैं नहीं बता सकता। ठीक इसी प्रकार कपड़े, यानी सिर्फ शब्द सुन के या सिर्फ संप्रत्यय सुन के उसके सभी गुणों को आप एक साथ या उसके सभी विशेषताओं को आप एक साथ नहीं ले सकते, नहीं निकाल सकते। ये ऐसे जो संप्रत्यय होते हैं वो कहलाते हैं स्वाभाविक संप्रत्यय। लेकिन वो संप्रत्यय जिनके नाम सुनकर आप सीधे सीधे उसके गुणों को आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे वर्ग है। वर्ग कैसा है, ये कृत्रिम संप्रत्यय है। क्यों है, क्योंकि वर्ग को बोलते हैं आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कि ये भाई बड़ा बने छोटा बने, 4 तो इसके कोण होंगे जो समकोण होंगे और 4 भुजाएं होंगी जो एक दूसरे के बराबर होंगी। क्लियर। वर्ग इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सुमेर जी कह रहे हैं पानी पी लो। नहीं सुमेर जी, आवश्यकता नहीं है अभी, चिंता मत करो आप। आइए, प्राचीन अनुबंधन में जो अनुबंधित उद्दीपक है वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्या है। यहां आपको याद हो कि मैंने एक बात कही थी थॉर्नडाइक और स्किनर को समझाने की। जिन लोगों को थॉर्नडाइक और स्किनर में कंफ्यूजन हो रहा है वो समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। तो प्राचीन अनुबंधन यानी ये बात कर रहा है पावलोव की, और क्रिया प्रसूत यानी ये बात कर रहा है स्किनर की। तो स्किनर के अंदर वो क्या चीज है, जाहिर सी बात है प्रबलक है या प्रबलन या पुनर्बलन, जो भी हम इसे कहते हैं, रीइंफोर्समेंट जिसको हम अगर सदी हुए अंग्रेजी भाषा में कह दो। तो प्राचीन अनुबंधन जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके अंदर जो आपका उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है, वो क्रिया प्रसूत में क्या है, प्रबलक है या रीइंफोर्समेंट है। अब ये तो क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है।
इसको आप और बेटर तरीके से, अब हम स्किनर और आपके थॉर्नडाइक को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर स्किनर और थॉर्नडाइक जो है वो एक ही हो सकते हैं ना? नहीं, दोनों व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। दोनों में आपने देखा होगा कि एक रीइंफोर्समेंट मिलता है, उसके बाद एक ने बिल्ली को इस्तेमाल किया, एक ने चूहे को इस्तेमाल किया। यह कारण नहीं है दोनों के अलग होने का। दोनों के अलग होने के पीछे एक बहुत महीन कारण है जो शायद आप कई बार पढ़ाई करते वक्त मिस कर जाते हैं। थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला उदाहरण याद कीजिए। थॉर्नडाइक बिल्ली वाले उदाहरण में क्या समझाते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं कि बिल्ली जो थी उसको एक पिंजरे में बंद रखा गया और पिंजरे के बाहर मछली रख दी गई थी। बिल्ली उस मछली को देख रही थी और उस मछली को पाने के लिए वो हाथ पांव इधर उधर मार रही थी और फिर खटके के हाथ लगा या पैर लगा उस बिल्ली का और वो बाहर निकल के आई और उसने वो मछली खा ली। लेकिन स्किनर के उदाहरण में कुछ अलग था। बिल्कुल भारती जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो बिल्कुल सही है। स्किनर के केस में पहले उसने अनुक्रिया की, पहले उसने खटका दबाया, गेट खुला, और जब वो गेट खुला उसने सही काम किया, तब उसको पुरस्कार मिला, तब उसको रीइंफोर्समेंट मिला, तब उसको खाना दिया गया उस चूहे को। यह बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों के अंदर। बिल्कुल संगीता जी भी ये कह रहे हैं थॉर्नडाइक एसआर थ्योरी पे बात करते हैं, स्किनर आरएस थ्योरी पे बात करते हैं, इसलिए बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों को एक समझने की कोशिश मत कीजिएगा। अब ये एसआर आरएस छोड़ो, अब ये अनुक्रिया पहले आ गई, क्रिया बाद में आ गई, ये सब बाद में छोड़ो। इसको हम समझते हैं अपने देसी तरीके से। मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मनोविज्ञान आप ये क्यों पढ़ रहे हो? आज आप करीब 500 के करीब बच्चे जो हैं वो इस वक्त पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कमेंट भी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आपको, और आप पढ़ भी रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेरो है कि पढ़ांगा तो सितंबर में रीट होगी, भी रीट कमाए ना क्वेश्चन आवगार बने सही कर देशा। तो ये तो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत कि आपको आपकी मछली जो है रीट नाम की वो दिख रही है और उसको प्राप्त करने के लिए थे लोट पछाड़ा खा रहे हो कि हां भाई मनोविज्ञान पूरी पढ़नी है, ठीक है? अब इसी को पढ़ते पढ़ते आपने मान लो बहुत अच्छे से पढ़ ली और आप में से किसी विद्यार्थी को मान लो ऐसा लगे कि इसे पढ़ते पढ़ते अब मैंने मेरे हिसाब से जितनी पढ़नी थी हो गई। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आपने दी मान लो अगली साल, और उस फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के लिए आपको तैयारी का समय नहीं मिला क्योंकि थर्ड ग्रेड में तो या आपके ग्रेड 3 में आप रीट के अंदर तो टीचर लग गए थे और आप अच्छे से आपकी सर्विसेज में थे, पढ़ने की तैयारी को मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपको यह पता चला कि जब आप उस फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने गए तो रीट में जब आपने कुछ पढ़ा था उसमें जब आपको कोई मोटिवेशन मिला होगा, जब किसी क्वेश्चन का आपने सही जवाब दे दिया था, उसका फायदा आपको यहां भी हो रहा है। तो यह यहां पर थोड़ा थोड़ा स्किनर से जुड़ी हुई चीज है। इस तरह से आप दोनों चीजों को समझते हैं। यहां पर आपको आपका जो आपका स्टिमुलस है वो दिख रहा है, आपका जो आपका रीइंफोर्समेंट है, आपका जो प्रबलन है वो आपको दिख रहा है कि क्या चीज मुझे मिलेगी, और वहां पर आपने काम कर दिया और उसके बाद वो मिली। क्लियर? इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको यूं लगे कि इसे थोड़ा सा हम जनरल भाषा में समझते हैं तो ज्यादा चीजें क्लिक हो जाती है, पकड़ में आ जाती हैं, मेरे ख्याल से उससे आपको यह चीज पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं जब अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल में बाधक होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक अधिगम दूसरे अधिगम के कौशल में या उसमें बाधक होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, अनुलंबीय स्थानांतरण या क्षैतिजीय स्थानांतरण। देखो, मूल रूप से हम 3 स्थानांतरणों की बात करते हैं। पहला होता है सकारात्मक, जिसमें पहला शुरू में कुछ सीखा है वो दूसरे सीखे को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। जैसे आपने साइकिल चलानी सीख ली, अब आपको स्कूटी पकड़ा दी गई तो भाई 2 टायरों पर बैलेंस करना तो आ ही गया, चल दिए। नकारात्मक स्थानांतरण में कोई पहले सीखी हुई चीज बाद में सीखी हुई चीज पर को सीखने में आपको परेशान करे या उसमें आपको दिक्कत दे, तो यह नकारात्मक हो गया। और शून्य स्थानांतरण वो है ना तो उससे कोई फर्क पड़े ना कुछ और। तो यह प्रश्न सिंपली नकारात्मक स्थानांतरण का था जिसको हमने किया, और मेरे ख्याल से आप सभी विद्यार्थियों ने इसे सही किया होगा।